नमस्कार। मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जायसी कृत पद्मावत का अध्ययन कर रहे थे। पद्मावत की कुछ कथा का अध्ययन हमने इससे पूर्व की वीडियो में किया था। आज की इस वीडियो में हम शेष रही पद्मावत की कथा का अध्ययन करेंगे। पद्मावत की अब तक की कथा में हमने पद्मावती का रूप वर्णन, सुए का बिकना, सुए द्वारा पद्मावती का राजा रतन सेन के सम्मुख बखान करना, रतन सेन का सिंगल जाना आदि का अध्ययन हमने अब तक की वीडियो में किया था। युद्ध और रतन सेन का पद्मिनी से विवाह। जब रतन सेन को बांधकर सूली देने के लिए लाए तब जिसने उसे देखा सबने कहा कि यह कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही थी, उधर रतन सेन पद्मावती का नाम रट रहा था। महादेव ने जब जोगी पर ऐसा संकट देखा तब वे और पार्वती भाट भाटनी का रूप धारण कर वहां पहुंचे। इस बीच हीरामन सुआ भी रतन सेन के पास पद्मावती का यह संदेश लेकर आया कि मैं भी हथेली पर प्राण लिए बैठी हूँ, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। भाट, जो वास्तव में महादेव थे, ने राजा गंधर्व सेन को बहुत समझाया कि यह जोगी नहीं, राजा और तुम्हारी कन्या के योग्य वर है। पर राजा इस पर और भी क्रुद्ध हुआ। इस बीच जोगियों का दल चारों ओर से लड़ाई के लिए चढ़ा। महादेव के साथ हनुमान आदि सब देवता जोगियों की सहायता के लिए आ खड़े हुए। गंधर्व सेन की सेना के हाथियों का समूह जब आगे बढ़ा तब हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ में सबको लपेटकर आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार राजा गंधर्व सेन को भी फिर महादेव का घंटा और विष्णु का शंख जोगियों की ओर सुनाई पड़ा और साक्षात शिव युद्ध स्थल में दिखाई पड़े। यह देखते ही गंधर्व सेन महादेव के चरणों पर जा गिरा और बोला, कन्या आपकी है, जिसे चाहिए उसे दीजिए। इसके उपरांत हीरामन सुए ने आकर राजा रतन सेन के चित्तौड़ से आने का सब वृतांत कह सुनाया और गंधर्व सेन ने बड़े धूमधाम से रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया। रतन सेन के साथी जो 16,000 कुंवर थे, उन सबका विवाह भी पद्मिनी स्त्रियों के साथ हो गया और सब लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिनों तक सिंगल में रहे। नागमती का विरह। इधर चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती को राजा की बाट जोहते 1 वर्ष हो गया। उसके विलाप से पशु पक्षी विकल होने लगे। अंत में आधी रात को एक पक्षी ने नागमती के दुख का कारण पूछा। नागमती ने उससे रतन सेन के पास पहुंचाने के लिए अपना संदेशा कहा। वह पक्षी नागमती का संदेशा लेकर सिंगलद्वीप गया और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा। संयोग से रतन सेन शिकार करते करते उसी पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। पक्षी ने पेड़ पर से नागमती की दुख कथा और चित्तौड़ की दीन दशा का वर्णन किया। रतन सेन का जी सिंगल से उचटा और उसने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उसने सिंगल के राजा से यहाँ से विदाई में बहुत सा सामान और धन लिया। इतनी अधिक संपत्ति देख राजा के मन में गर्व और लोभ हुआ। वह सोचने लगा कि इतना अधिक धन लेकर यदि मैं स्वदेश पहुंचा तो फिर मेरे समान संसार में कौन है। इस प्रकार लोभ ने राजा को आ घेरा। समुद्र का किरोध। समुद्र तट पर जब रतन सेन आया तब समुद्र याचक का रूप धारण कर राजा से दान मांगने आया, पर राजा ने लोभवश उसका तिरस्कार कर दिया। राजा आधे समुद्र में भी नहीं पहुंचा था कि बड़े जोर का तूफान आया, जिससे जहाज दक्षिण लंका की ओर बह गया। वहां विभीषण का एक राक्षस मांझी मछली मार रहा था। वह अच्छा आहार देख राजा से आकर बोला कि चलो हम तुम्हें रास्ते पर लगा दें। राजा उसकी बातों में आ गया। वह राक्षस सब जहाज़ों को एक भयंकर समुद्र में ले गया, जहाँ से निकलना कठिन था।
जहाज चक्कर खाने लगे और हाथी घोड़े मनुष्य आदि डूबने लगे। वह राक्षस आनंद से नाचने लगा। इस बीच समुद्र का राज पक्षी वहां आ पहुंचा, जिसके डैनों का ऐसा घोर शब्द हुआ मानो पहाड़ के शिखर टूट रहे हों। वह पक्षी उस दुष्ट राक्षस को चंगुल में दबाकर उड़ गया। जहाज के एक तख्ते पर एक और राजा बहा तो दूसरे तख्ते पर दूसरी ओर रानी। पद्मावती का विलाप। पद्मावती बहते बहते वहां जा लगी जहां समुद्र की कन्या लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। लक्ष्मी मूर्छित पद्मावती को अपने घर ले गई। पद्मावती को जब चेत हुआ तब वह रतन सेन के लिए विलाप करने लगी। लक्ष्मी ने उसे धीरज बंधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की खोज कराने का वचन दिया। इधर राजा बहते बहते एक ऐसी निर्जन स्थान में पहुंचा जहां मूंगों के टीलों के सिवा और कुछ न था। राजा पद्मनी के लिए बहुत विलाप करने लगा और कटार लेकर अपने गले में मारना ही चाहता था कि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे मरने से रोका। अंत में समुद्र ने राजा से कहा कि तुम मेरी लाठी पकड़कर आंख मूंद लो, मैं तुम्हें जहां पद्मावती है उसी तट पर पहुंचा दूंगा। लक्ष्मी द्वारा रतन सेन की परीक्षा। जब राजा उस तट पर पहुंच गया तब लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने के लिए पद्मावती का रूप धारण कर रास्ते में जा बैठी। रतन सेन उन्हें पद्मावती समझ उनकी ओर लपका। पास जाने पर वह कहने लगी, मैं पद्मावती हूँ। पर रतन सेन ने देखा कि वह पद्मावती नहीं है, तब चट मुंह फेर लिया। अंत में लक्ष्मी रतन सेन को पद्मावती के पास ले गई। रतन सेन और पद्मावती कई दिनों तक समुद्र और लक्ष्मी के मेहमान रहे। पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी ला खड़ा किया जो इधर उधर बह गए थे। जो मर गए थे वे भी अमृत से जीवित किए गए। इस प्रकार बड़े आनंद से दोनों वहां से विदा हुए। विदा होते समय समुद्र ने बहुत से अमूल्य रत्न दिए। सबसे बढ़कर 5 पदार्थ दिए, जिनमें है अमृत, हंस, राज पक्षी, शार्दुल और पारस पत्थर। इन सब अमोल पदार्थों के लिए अंत में रतन सेन और पद्मावती चित्तौड़ पहुंच गए। नागमती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रतन सेन सुखपूर्वक रहने लगे। नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमल सेन, ये 2 पुत्र राजा को हुए। राघव को देश निकाला। चित्तौड़गढ़ की राजसभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पंडितों से पूछा, दूज कब है? राघव के मुंह से निकला, आज। और सब पंडितों ने एक स्वर से कहा, आज दूज नहीं हो सकती, कल होगी। राघव ने कहा कि यदि आज दूज न हो तो मैं पंडित नहीं। पंडितों ने कहा कि राघव वाम मार्गी है, यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर दिखावे, पर आज दूज नहीं हो सकती। राघव ने यक्षिणी के प्रभाव से उसी दिन संध्या के समय द्वितीय का चंद्रमा दिखा दिया। पर जब दूसरे दिन चंद्रमा देखा गया तब वह द्वितीया का ही चंद्रमा था। इस पर पंडितों ने राजा रतन सेन से कहा, देखिए, कल यदि द्वितीया रही होती तो आज चंद्रमा की कला कुछ अधिक होती। झूठ और सच की परख कर लीजिए। राघव का भेद खुल गया और वह वेद विरुद्ध आचार करने वाला प्रमाणित हुआ। तब राजा रतन सेन ने उसे देश निकाले का दंड दिया। राघव का बदला। पद्मावती ने जब यह सुना तब उसने ऐसे गुणी पंडित को असंतुष्ट होकर जाना राज्य के लिए अच्छा नहीं समझा। उसने भारी दान देकर राघव को प्रसन्न करना चाहा। सूर्य ग्रहण का दान देने के लिए उसने उसे बुलाया। जब राघव महल के नीचे आया तब पद्मावती ने अपने हाथ का एक अमूल्य कंगन, जिसका जोड़ा और कहीं दूसरे प्राप्य था, झरोखे पर से फेंका। झरोखे पर पद्मावती की झलक देख राघव बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तब उसने सोचा कि अब यह कंगन लेकर बादशाह के पास दिल्ली चलूं और पद्मिनी के रूप का उसके सामने वर्णन करूं। वह लंपट है, तुरंत चित्तौड़ पर चढ़ाई करेगा और इसके जोड़ का दूसरा कंगन भी मुझे इनाम देगा। यदि ऐसा हुआ तो राजा से मैं बदला भी ले लूँगा और सुख से जीवन भी बिताऊंगा। अलाउद्दीन द्वारा चढ़ाई और संधि। यह सोचकर राघव दिल्ली पहुंचा और बादशाह अलाउद्दीन को कंगन दिखाकर उसने पद्मिनी के रूप का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा और सरजा नामक एक दूत के हाथ एक पत्र रतन सेन के पास भेजा कि पद्मिनी को तुरंत भेज दो
और बदले में जितना राज्य चाहे ले लो। पत्र पाते ही राजा रतन सेन क्रोध से लाल हो गया और बिगड़कर दूध को वापस कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। 8 वर्ष तक मुसलमान चित्तौड़ को घेरे रहे और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ न टूट सका। इसी बीच दिल्ली से एक पत्र अलाउद्दीन को मिला, जिसमें हरेब लोगों के फिर से चढ़ आने का समाचार लिखा था। बादशाह ने जब यह देखा कि गढ़ नहीं टूटता, तब उसने कपट की एक चाल सोची। उसने रतन सेन के पास संधि का एक प्रस्ताव भेजा और कहलवाया कि मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए। समुद्र से जो 5 अमूल्य वस्तुएं तुम्हें मिली हैं, उन्हें देकर मेल कर लो। नीतिज्ञों द्वारा विरोध। राजा ने स्वीकार कर लिया और बादशाह को चित्तौड़ के भीतर ले जाकर बड़ी धूमधाम से उसकी दावत की। गोरा बादल नामक विश्वास पात्र सरदारों ने राजा को बहुत समझाया कि मुसलमानों का विश्वास करना ठीक नहीं है, पर राजा ने ध्यान न दिया। वे दोनों वीर नीतिज्ञ सरदार रुक कर अपने घर चले गए। कई दिनों तक बादशाह की मेहमानदारी होती रही। एक दिन वह टहलते टहलते पद्मिनी के महल की ओर भी जा निकला, जहाँ एक से एक रूपवती स्त्रियां स्वागत के लिए खड़ी थी। बादशाह ने राघव से, जो बराबर उसके साथ था, पूछा कि इनमें पद्मिनी कौन है? राघव ने कहा, पद्मिनी इनमें कहाँ, ये तो उसकी दासियां हैं। बादशाह पद्मिनी के महल के सामने ही एक स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने लगा। जहाँ वह बैठा था, वहाँ उसने एक दर्पण भी रख दिया था कि पद्मिनी यदि झरोखे पर आवेगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखेगा। पद्मिनी कुतूहलवश झरोखे के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखा। देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पद्मावत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कथा के रूप में किया, जैसे कि युद्ध और रतन सेन का पद्मिनी से विवाह होना, और नागमती का विरह, समुद्र का राजा रतन सेन पर क्रोध करना और उस क्रोध के फलस्वरूप रतन सेन और पद्मावती का विलग हो जाना, लक्ष्मी द्वारा रतन सेन की परीक्षा लेना, समुद्र द्वारा राजा रतन सेन को 5 पदार्थ देना, राघव को देश निकाला मिलना, राघव का बदला और अलाउद्दीन द्वारा चढ़ाई और संधि, अलाउद्दीन का संधि प्रस्ताव का नीतिज्ञों द्वारा विरोध करना, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का कथा के रूप में हमने आज के इस वीडियो में अध्ययन किया। आशा करती हूँ आज आपको पद्मावत की जो मध्य की कथा थी वो समझ में आई होगी। आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। पद्मावत की शेष कथा का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।